बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मंजुला चौधरी और स्वागत करती हूं आपका अपने एडुहैब के चैनल पे। आज के हमारे इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो है आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नॉर्मली जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, आई नो ये चैप्टर, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये आपके लिए नया होगा, तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी क्यों है। जब आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, जब आप किसी कंट्री के इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आप ये जानना चाहते हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनकी इनकम जनरेशन कहाँ से होती है, यहाँ के जो लोग हैं जब पैसा कमाते हैं तो किस हिसाब से खर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल होता है जिसको फॉलो करना होता है। बेसिकली वो साइकिल ऐसा है कि अगर मैं पैसा कमा रही हूं तो मैं खर्चा करूंगी, जब मैं खर्चा कर रही हूं मतलब मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूं, तो मैं जब कोई चीज खरीद रही हूं मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी तो मुझे वो चीज मिलेगी। सही बात है। तो जब प्रोडक्शन होगा तभी उसका क्या होगा, तभी उसका सेल होगा। जब सेल होगा तभी एक बायर आके उसको क्या खरीदेगा, उसको आके क्या करेगा, परचेज करेगा। तो जब बायर आके उसको परचेज करेगा तभी हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्या जरूरी होता है, किसी भी प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्शन होना एंड देन फाइनल कंजम्पशन होना। नाउ इसका इकोनॉमी से क्या रिलेटेड है कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं खर्चा करूंगी, जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रही हूं तो मैं उसके ऊपर टैक्स पे करूंगी, और यही टैक्स गवर्नमेंट का क्या होता है, रेवेन्यू होता है। समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट को अगर हम पूछे कि भाई आपके पास पैसा कहां से आता है, तो उनके पास पैसा कहां से आता है, उनके पास मेजॉरिटी अमाउंट जो आता है वो हम जैसे लोगों से आता है जो सामान खरीदते हैं और उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट को एज रेवेन्यू मिलता है और वही पैसा गवर्नमेंट हमारे बेटरमेंट के लिए बाद में लगाती है। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलती हूं कि इंडिया की इकोनॉमी बेहतर कैसे हो सकती है, तो वो कैसे हो सकती है, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, राइट। जब आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लोगों के पास सैलरी आएगी, पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो वो खर्चा करेंगे, वो खर्चा करेंगे तो आपको टैक्स मिलेगा, आपको टैक्स मिलेगा तो उन्हीं पैसों से आप फिर हमारे लिए और कंट्री के बारे में सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा साइकिल जो है वो चलता है। अब ये वाले चैप्टर में उन्होंने इसी बारे में बात किया है बट थोड़ा सा घुमा फिरा कर। ठीक है, ये चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि भाई ये जो विलेज है वो कैसा है, यहाँ पे कैसे टाइप के लोग रहते हैं, लैंड का डिवीजन किस हिसाब से किया हुआ है, एंड उसके बाद जो मेजॉरिटी बातें हुई हैं वो यही हुई है कि यहाँ के लोग अपना पेट कैसे पालते हैं, यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ के लोग पैसा कैसे कमाते हैं। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर मैं बोल रही हूं प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा। कोई भी आप सामान बना रहे हो, पर वो सामान आप क्यों बनाते हो, ताकि वो सामान बिके और उससे आपको प्रॉफिट हो, पैसा आए। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप किसके बारे में बात करते हो, पैसे के बारे में ही बात करते हो। समझ में आ रहा है। यहां पर भी उन्होंने सेम चीज की है। इस चैप्टर में उन्होंने आपको यही बताया है कि ये गांव कैसा है, ये गांव से कौन से अदर विलेजेस कनेक्टेड हैं, एंड देन उसके बाद उन्होंने क्लियरली एक ही टॉपिक पे बात किया है कि इस गांव का ऑक्यूपेशन क्या है, कैसे वो पूरा का पूरा जो अपना वर्किंग है वो कैरी आउट करते हैं। समझ में आ रहा है। ये गांव एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा कोई गांव प्रेजेंट नहीं है। नाम से भले ही आपको लगे कि भाई पालमपुर तो सुना हुआ लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये चैप्टर में ये पूरा का पूरा गांव जो उन्होंने दिखाया है, ये पूरा एक सिनेरियो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये रियल नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये गांव आपको इसलिए दिखाया है, यहाँ के फीचर्स उन्होंने इसलिए बताए हैं ताकि उसके बाद जब आप उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। ठीक है, टोटली आपका जो फोकस होता है वो इसी पे डिपेंड होता है कि कुछ भी कर रहे हो पैसा आ रहा है क्या। ठीक है, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो पैसा आना जाना इज इंपॉर्टेंट। अगर पैसे आने जाने के बारे में बात हो रही है तो बात हो रही है इकोनॉमी के बारे में। समझ में आ रहा है। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकता है,
एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्चा करेंगे, आपको टैक्स मिलेगा, वही आपका रेवेन्यू है। आप कौन? गवर्नमेंट। और फिर वो क्या कर सकती है? उसी पैसों को यूज करके इंडिया को और डेवलप कर सकती है। समझ में आ रहा है? चलो, सो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के इंट्रो में आपको गांव के बारे में बताया जाएगा, जो कि इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं पूछेंगे कि गांव कैसा था, डिस्क्राइब करो ना, बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपकी बुक में अवेलेबल है, तो आपको भी पता होनी चाहिए। ओके, चलो। सो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है, वो उन्होंने बताया है अबाउट द विलेज, कि विलेज में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि ये जो गांव है, यहाँ पे 450 फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, और सभी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। तो अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है, अकॉर्डिंगली उन्होंने बता दिया है। फिर वो कहते हैं कि 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और इनके पास मेजॉरिटी लैंड अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि जब हम गांव में रहते हैं तो हमारे अपने खेत होती हैं, अपनी जमीन होती है। तो वो ये बता रहे हैं कि 80 फैमिलीज आउट ऑफ 450, 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। आप देख रहे हैं प्रोपोर्शन कितना डिफरेंट है। 450 फैमिलीज है और 80 लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन है, मतलब बाकी सब एकदम ही कोने कोपचे में रह रहे हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। उनके हाउस भी कैसे हैं? बड़े बड़े घर हैं, अच्छे खासे सीमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वो क्या है? वो एससी कैटेगरी में आते हैं, दलित लोग हैं। और ये कहां रहते हैं? ये रहते हैं एक कॉर्नर ऑफ द विलेज और बहुत ही छोटा सा इनका घर होता है, मिट्टी से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं कि यही गांव से क्या क्या चीजें कनेक्टेड है। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि नेबरिंग विलेज एक और है जो हमारे गांव से कनेक्टेड है, पालमपुर से कनेक्टेड है। वो गांव का नाम क्या है? रायगंज। और इसके अलावा एक स्मॉल टाउन भी कनेक्टेड है और वो स्मॉल टाउन क्या है? वो है शाहपुर। समझ में आ गया? तो ये आपका इंफॉर्मेशन है कि आपका जो गांव दिया है पालमपुर, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, डिवीजन ऑफ लैंड कैसा है, एंड इसके अलावा उस गांव से कौन सी दूसरी जगह कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया है, वो उन्होंने ये बताया है कि यहां का जो लैंड है वो कैसा है? वो है ऑल वेदर लैंड। ऑल वेदर लैंड का मतलब क्या होता है? चाहे बारिश आए, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ का जो रोड है बेसिकली, वो बहुत अच्छा है, वो कभी भी डैमेज नहीं होता। अब देखिए ये हाइपोथेटिकली है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना। आजकल का सिचुएशन तो ये चल रहा है कि 2 बारिश गिरी नहीं कि पूरी की पूरी हमारी जो रोड है वो खराब हो जाती है, उसको वापस से ठीक करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले ही चैप्टर में बता दिया गया है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ये सारी की सारी इमेजिनेटिव है। ओके, तो उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ की जो जमीन है ये बड़ी अच्छी है। तभी तो वो बता रहे हैं ना कि यहां से वहां सामान जो है जा पाता है, हम दूसरे विलेज और स्मॉल टाउन से भी कनेक्टेड है। ओके, देन इसके बाद इन्होंने बताया है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स जो हैं वो चलते हैं, चाहे हम ये हॉर्स कार्ट बोल लें, फिर चाहे हम ट्रैक्टर बोल लें, चाहे हम बुलक कार्ट बोल लें, चाहे हम ट्रक बोल लें, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे इस विलेज में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसी है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी बड़ी बढ़िया है, ऐसा मान के चलो आप कि यहाँ पर जो उन्होंने पावर दिया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे होती है। मतलब ऐसा मान के चलो कि जैसा सिटी में होता है वैसा ही सेम पालमपुर के विलेज में भी है। ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, जिस वजह से इरिगेशन वाली फैसिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के पास अवेलेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद वो बता रहे हैं कि यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल है, इसके अलावा यहाँ पे डिस्पेंसरीज भी अवेलेबल है, छोटे छोटे जो क्लिनिक होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो इधर उन्होंने पूरा का पूरा अपना गांव डिस्क्राइब किया है कि हमारा जो विलेज पालमपुर है यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रोड्स हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल होता है जिसकी वजह से इरिगेशन पॉसिबल हो पाता है, यहाँ पे स्कूल्स भी अवेलेबल है और यहाँ पे छोटे छोटे डिस्पेंसरीज और क्लिनिक भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब जरूरत का सारा चीज हमारे इस गांव में अवेलेबल है। ओके,
तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन गांव का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई हमें गांव के बारे में बताओ, बट क्योंकि हमारे बुक में है तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप लॉन्ग आंसर्स फॉर्म कर रहे होंगे उस टाइम पे आप यहाँ के कुछ पॉइंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से इरिगेशन पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए जब प्रोडक्शन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्चुअल चैप्टर, जहां पे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा कनेक्शन यही होगा कि हमारे जो गांव के लोग हैं, जो 450 फैमिलीज है, वो कैसे सरवाइव कर रही हैं, वो कैसे अपना गुजारा कर रही हैं, वो ऐसा क्या काम करती हैं जिस वजह से उनको पैसा मिलता है, उनके पास इनकम आती है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है ऑक्यूपेशन ऑफ पालमपुर, जहां पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि यहां का जो पॉपुलेशन है, यहां की जो 450 फैमिलीज है, वो एक्चुअली 2 ऑक्यूपेशन में डिवाइडेड है। एक जो करती है फार्मिंग, ठीक है। अब फार्मिंग में वो क्या कर रही है, कुछ है फार्मर्स और कुछ है फार्म लेबरर्स। मतलब क्या है, फार्मर्स कौन, जिनके पास खुद की जमीन है और वो अपनी जमीन में ही काम करते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे फार्मर्स, ठीक है। और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है या फिर बहुत छोटी सी जमीन है, वो दूसरों की जमीन पे भी जाके काम करते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, फार्म लेबरर्स। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक ऑक्यूपेशन जो है फार्मिंग, जहां पे या तो आप अपने लैंड पे खुद काम कर रहे हो तो आप फार्मर्स हो, या फिर आप दूसरों की जमीन पे जाके काम कर रहे हो और वो लोग आपको उसका पेमेंट कर रहे हैं तो आप फार्म लेबरर्स हो, ठीक है। तो ये पहला ऑक्यूपेशन हो गया। एंड दूसरा ऑक्यूपेशन जो है वो है आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। जो फार्मर्स नहीं है, जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, जो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वो डेयरी का काम करते हैं, वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी उनके पास, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते होंगे, या फिर शॉपकीपर होंगे। समझ में आ रहा है। तो गांव का ऑक्यूपेशन मेजरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या तो वो खेती करता है या फिर वो उसके अलग कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करता है, ठीक है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आपको 4 एक्टिविटीज ही दिए गए हैं जो हम लास्ट में देखेंगे। अभी जो चीज हम देखेंगे वो है हमारी फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि आपकी जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो 2 टाइप के फार्मर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ओन लैंड पे जो काम कर रहे फार्मर्स है वो, और दूसरे जो फार्म लेबरर्स कहलाते हैं, जो कि दूसरों की जमीन पे जाके काम करते हैं और वो लोग उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। काफी इजी सा चैप्टर है ये, सो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, हाउ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन पालमपुर। अब आप बोल रहे हो कि फार्मिंग का जो है मेन ऑक्यूपेशन है, तो फार्मिंग जो लोग करते हैं वो फार्मिंग का जो चीजें हैं वो कैरी आउट कैसे हो रहा है, मतलब कैसे पॉसिबल है फार्मिंग, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई फार्मिंग वो लोग कैसे करते हैं। यहां पे उन्होंने एक चीज बताई है कि यहां, अब जैसे हमने देख लिया कि हमारा जो विलेज है वो कैसा है, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कि एक जगह पे स्कूल बना होगा, एक जगह पे हाई स्कूल अवेलेबल होगा, कहीं कुछ कोने में डिस्पेंसरीज अवेलेबल होगी, कहीं पे क्लिनिक अवेलेबल होगा। इसके बाद जो जमीन बचती है वो जमीन है जहां पे वो क्या करने वाले हैं, फार्मिंग करने वाले हैं। मतलब हम ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मिंग के लिए जमीन अवेलेबल है वो कैसी है, फिक्स्ड है। यहां पे जो फार्मिंग के लिए जमीन अवेलेबल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अगर मेरे पास 300 स्क्वायर फीट की जगह है तो वो जगह 300 ही है। अब मुझे उसी के अंदर क्या करना है, फार्मिंग करना है। वैसा ही वो लोग यहां पर आपको बता रहे हैं कि क्योंकि उनके पास भी लैंड जो है वो फिक्स्ड है, कि अब इतनी ही जमीन बची है, सबके घर, सबका हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, सारी चीजें हटाकर अब इतनी ही जमीन बची है, तो वो लोग कोई भी जमीन को क्या करते हैं, वेस्ट होने नहीं देते। वहां पे वेस्ट लैंड नहीं होता है, कोई भी जमीन ऐसे आइडियली अवेलेबल नहीं होती है कि भाई बस वो वाला टुकड़ा तो ऐसे ही पड़ा रहता है, नहीं। वो लोग जितना भी जमीन अवेलेबल है सभी को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं टू डू फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। क्योंकि जो नॉन फार्मर्स है वो भी क्या करने वाले हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जाएंगे, तो उनको भी अपनी जगह चाहिए। तो जो लैंड अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम, अब जैसे गाय भैंस आपने बांध के रखी है, डेयरी का काम आपका है, तो वो जगह चली गई, वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, राइट। आपने कहीं पे अपनी शॉप बना रखी है तो वो जगह चली गई। तो इसके अलावा जो भी जगह अवेलेबल है वो सारी की सारी जगह वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं टू कल्टीवेट।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी लैंड क्या है, इट इज नॉट लेफ्ट आइडल। मतलब क्या है कि कोई भी जमीन का टुकड़ा उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ रखा है कि यहां पे कुछ भी नहीं होता, नहीं, पूरा का पूरा जमीन जो है उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे पास जो जगह है वो लिमिटेड है, और वही लिमिटेड जगह पे वो लोग क्या करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे फार्मिंग करने का उनका दो तरीका है। कौन से दो तरीके हैं? पहला है उनका मल्टीपल क्रॉपिंग एंड दूसरा है उनका मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, तो वो लोग फार्मिंग दो तरीके से करते हैं, एक उनका करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा वो करते हैं मॉडर्न फार्मिंग। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने देख लिया है? हमने सबसे पहले क्या देख लिया है कि गांव कैसा होता है, विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज होती है ये एक बार हमको याद रहना चाहिए। तो उसके पास क्या क्या है, गुड वेदर लैंड्स उसके पास अवेलेबल है, रोड अवेलेबल है, मतलब उसके बाद उनके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है जिस वजह से इरिगेशन फैसिलिटी इज पॉसिबल, एंड इसके अलावा उनके पास हाई स्कूल, स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज एंड क्लिनिक अवेलेबल है। वो कौन सी दो ऑक्यूपेशन करते हैं, एक होता है उनका फार्मिंग एक्टिविटी एंड दूसरा होता है उनका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी में दो टाइप के लेबर्स है, एक है फार्मर जिनके पास अपनी खुद की जमीन है और वो वहीं पे जो है फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, एंड दूसरा है आपका फार्म लेबरर्स जो कि दूसरों की जमीन पे जाके अपनी एक्टिविटीज करते हैं, दूसरों की जमीन पे जाके जो है फार्मिंग करते हैं एंड उनको पैसा मिलता है। ठीक है, अब ये फार्मिंग एक्टिविटी कैसे होती है, यहां पर कोई भी लैंड को आइडियली नहीं छोड़ा जाता है, सभी लैंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि उनके पास जो जमीन है वो कैसी है, फिक्स्ड है, एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, अचानक से कहीं और से एक्स्ट्रा जमीन नहीं आ जाएगी, तो जो है उसको वो लोग पूरे हद तक मतलब बोलो 100% यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो देखा है वो ये है कि फार्मिंग करने के दो तरीके हैं, एक है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड दूसरा क्या है, मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, अभी तक तो बहुत इजी गया चैप्टर, इसके आगे भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है बस। ठीक है, अब देखो मल्टीपल क्रॉपिंग सबसे पहले हमने देखा है, तो हम इसी के बारे में पहले बात करेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या। ठीक है, अब मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पे जो वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि एक ही जमीन पे अलग अलग चीजें उगाना, दैट इज व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, एक ही टाइम पे दो क्रॉप्स नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, वो होता है मिक्स्ड फार्मिंग, कि एक ही लैंड है, एक ही टाइम पे दो अलग अलग क्रॉप्स उग रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। मतलब वो सीजन के हिसाब से क्रॉपिंग कर रहे हैं, मतलब वो ये कर रहे हैं कि अगर विंटर सीजन है तो वो एक चीज उगा रहे हैं, अगर समर सीजन आ गया है तो एक चीज हो गया है, मॉनसून सीजन है तो एक चीज हो गया है, इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा महीना यूटिलाइज करते हैं अपने लैंड को। समझ में आ रहा है? आपके बुक में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पे उन्होंने बताया है कि भाई जब रेनी सीजन आता है तो हम ज्वार और बाजरा उगा लेते हैं, जब अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हम पोटैटो को उगाते हैं, आलू, एंड देन विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, व्हीट उगाते हैं, और साल में एक बार हम शुगर केन भी उगाते हैं। मतलब जमीन फिक्स है। अब जैसे सोचिए मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ जमीन है, तो मैं वहां पे ऑल सीजन एक्टिविटी करती हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूं कि भाई ठीक है ज्वार बाजरा उगा दिया था, अब 3 महीने जमीन को ऐसे ही छोड़ देती हूं, नहीं, मैं पूरे साल उस जमीन पे कुछ ना कुछ उगा रही होती हूँ। समझ में आ रहा है? वही चीज से लेकर आपके बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस तरह से रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, साल में एक बार अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वो क्या क्या चीजें उगाते हैं। तो यहां पे पीस ऑफ लैंड एक ही है और सीजन के हिसाब से क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के चीजें जो है वो आप उगा रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब आप मोर देन 1 क्रॉप्स कर रहे हो इन अ पीस ऑफ लैंड, जहां पे जमीन एक ही है बट जो आप उगा रहे हो वो अलग अलग चीजें हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये मल्टीपल क्रॉपिंग जो होता है ये कैसे पॉसिबल है? आपने तो ये कह दिया कि ठीक है मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, वो लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें जो हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल कैसे है भाई? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ये गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से ये एक्टिविटी पॉसिबल क्यों हो पा रही है, क्योंकि यहां का जो इरिगेशन है वो काफी अच्छा डेवलप्ड हो चुका है।
मान के चल रहे हैं हम डेवलप हो चुका है, क्योंकि चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है, जिस वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, पॉसिबल है। और क्योंकि आपके पास अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्यूबवेल्स अवेलेबल है, तो आप ये प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पानी ही होता है, और वो पानी अगर आपके पास अवेलेबल है, उसको लाने का साधन आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये सारी चीजें जो है बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो दैट इज व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो था हमारा मेथड 2, जहां पे उन्होंने बताया था अबाउट मॉडर्न फार्मिंग। बराबर? तो मॉडर्न फार्मिंग जानने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले जाने की ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या थी, पहले कैसे होता था। जब ये पता चलेगा तो मॉडर्न में क्या चेंज हुआ है ये समझने में आसानी होगी। सही बात है? तो हम पहले ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड क्या था। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड मतलब हम बात करेंगे 60s के बारे में, ओके, 1960s के मिड के बारे में। अब यहां पे देखिए क्या क्या चीजें थी, क्या बता रहे हैं वो कि पहले फार्मिंग कैसे होती थी। तो पहले कैसे किया जाता था कि यहां पे जो सीड्स थे वो यूज जाते थे। ठीक है, बोलते हैं ना कि आम खा के गुठली मत फेंको, उसको गाड़ दो तो वहां से हो सकता है कि दूसरा पेड़ उगाए। तो वो सारी चीजें, तो यहाँ पे वो सीड्स का इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्या बोला जा रहा है कि लो ईल्ड। ईल्ड का मतलब क्या होता है? ईल्ड का मतलब होता है उत्पादन, मैं बोलती हूं प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जब आप पुराने जमाने में फार्मिंग करते थे तो ऐसे टाइम पे आप सीड्स डालते थे, फिर उसके बाद जो है क्रॉप्स बाहर आते थे, पेड़ उगता था, फिर उसके बाद हमारा जो क्रॉप है वो आता था बाहर। ठीक है, अब यहां पे वो चीज बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होता था। ठीक है, यहां पे वो बोल रहे हैं कि लो इरिगेशन फैसिलिटी मतलब क्या है कि उतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जब हमको फर्टिलाइजर्स यूज करना होता था तो हम क्या करते थे, काउ डंग यूज करते थे, जो कि आराम से अवेलेबल होता था। समझ में आ रहा है? तो क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई जब मिड 60s में फार्मिंग की जाती थी, खेती की जाती थी, तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते थे, वो सीड्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि जो उत्पादन होता था वो काफी कम होता था, कंपैरेटिवली कम होता था। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि यहां पे इरिगेशन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो कम नीडेड थी, जरूरत ही कम थी, प्रोडक्शन कम करते थे, जरूरत कम थी पानी की। तो और उसके अलावा जब खाद की बात आती है, आपको पता ही होगा, अगर आप भी घर पे अगर आप छोटे छोटे पौधे भी रखते हो तो उसमें भी खाद आपको डालना पड़ता है ना। अगर आप उसमें प्रॉपरली मिट्टी को चेंज करना, खाद डालना, ये सब नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो पेड़ जो है उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। सेम तरीके से लैंड में भी होता है, आप जब वहां पे प्रोडक्शन करते हो तो वहां पे भी फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है। अब वो खाद के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे गोबर, काउ डंग। समझ में आ रहा है? तो आपने कभी अगर आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आज भी जो हमारी गाय भैंस अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो जब अपना काउ डंग देते हैं, जब वो पॉटी करते हैं बेसिकली, तो जो गोबर होता है उनको वो प्रॉपरली थाप कर एक जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, सुखा के रखते हैं, और फिर उसी को वो यूज करते हैं चूल्हे में जो आग जलाने के लिए। देखा होगा आपने? तो वही सेम चीज को ना कभी कभी एक कूड़े के साथ भी रखा जाता है, मेरे को लगता है कि सब लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो जो कूड़ों के साथ हम लोग गोबर को रख देते हैं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से मसलते हैं, तो वो क्या है, वो एक फर्टिलाइजर है जो हम बना रहे हैं, जो हम अपने खेत में अपनी जमीन पे यूज करेंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, सस्ता होता है, रेडिली अवेलेबल होता है, और उसको यूज करने से आपका लैंड जो है वो अच्छा खासा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो पुराने जमाने में दे यूज्ड टू डू दिस। ठीक है, अभी भी अगर आप यूपी साइड में जाएंगे, बिहार साइड में जाएंगे, वहां पे जब आप गांव में जाएंगे तो आप ये चीज को अभी भी होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, मेरे भी गांव में होता है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों ने भी देखा ही होगा। ओके, सो ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि भाई वो देखो सीड्स डाल रहे हैं और फिर उसके बाद उगता है। यहाँ पे ये छोटा सा पंप ही इनफ होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए वो लोग काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं और खेती करते हैं। ये क्या था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। यहाँ पे जो उत्पादन होता था वो भी कम था, इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत कम नीडेड थी। ठीक है,
अब हम आते हैं इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट ऑफ मेथड में, जहां पे हमें देखना है मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, अब जब मॉडर्न फार्मिंग की बात आ रही है तो देखिए वो लोगों ने क्या क्या चीजें बोली है। मॉडर्न फार्मिंग में वो क्या करते हैं, यहां पे उत्पादन वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लैंड तो आप बढ़ा नहीं सकते, लैंड तो फिक्स्ड है, इतनी ही जमीन है तो इतनी ही जमीन है। अब इसमें सोचिए पहले 1 क्विंटल उग रहा था, अब मैं यहां पे 1 से कम 2 करना चाहती हूं, तो लैंड तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकती, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही हूं। जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो यहां पर, तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करोगे, वो इंक्लूड होती है मॉडर्न फार्मिंग में। ठीक है, तो मॉडर्न फार्मिंग बेसिकली अगर बोला जाए कि भाई मॉडर्न फार्मिंग क्यों करनी है हमको, क्योंकि हमको इंक्रीज करनी है द यील्ड ऑफ द लैंड, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, ट्रेडिशन से मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ठीक है भाई मॉडर्न फार्मिंग की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो वहां पे क्या ऐसा अलग है जो ट्रेडिशन में नहीं था। ठीक है, अब ट्रेडिशंस में क्या होते थे, हम नॉर्मल सीड्स यूज करते थे, बट यहां पे मॉडर्न फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं HYV सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, यहां पे इंडिया में सबसे पहले हमने ये कहा किया था जब हमको कल्टीवेट करना था व्हीट और राइस। ठीक है, कौन से स्टेट में किया था, तो हमने किया था पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग हमने कहां की थी, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में की थी। कौन से क्रॉप के लिए की थी, तो हमने व्हीट और राइस के लिए की थी। तो यहां पे वहां पे ट्रेडिशनली क्या सीड्स, नॉर्मल सीड्स अप्लाई किए जाते थे, यहां पे जो सीड्स यूज होती हैं वो HYV सीड्स होती हैं, हाई यील्डिंग सीड्स होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। प्लस यहां पे क्योंकि आप हाई यील्डिंग सीड्स यूज कर रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो भी चीज चाहिए कि आपको यहां पे बहुत सारा पानी लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली पानी आपका इंक्रीज हो जाएगा, यूसेज ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स लगेंगे, इसके अलावा आपको पेस्टिसाइड्स लगेंगे, इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग मशीनरीज भी लग सकती है। अगर मैं बात करूं इरिगेशन के बारे में, तो पहले एक छोटा सा पंप इनफ होता था, बट अब वो छोटा सा पंप इनफ नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग जगह पे पंप लगाने पड़ेंगे, आपको ट्यूबवेल्स नीचे तक गाड़ने पड़ेंगे ताकि अच्छा खासा पानी आपको मिल पाए। इसके अलावा क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे उसको आप जैसे देखिए, अगर हम लोग गेहूं भी उगाते हैं तो वो जब भी पूरा का पूरा उग चुका होता है, पूरा बन चुका होता है, तो हम उसको निकालते हैं, फिर उसमें से हम लोग ऐसे जोर जोर से पटकते हैं, तो वो जो कचरा है वो अलग साइड आता है और जो हमारे चावल हैं वो अलग साइड पे गिरते हैं। ये हम कब कर सकते थे, जब प्रोडक्शन लिमिटेड था। बट अगर प्रोडक्शन मैंने ह्यूज स्केल पे किया है तो अब मुझे क्या करना होगा, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। ट्रैक्टर्स यूज करना इज डिफरेंट, वो आप कल्टीवेशन के टाइप में कर रहे हो वो ठीक है, बट उसके बाद जब कल्टीवेशन हो जाता है और हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो ऐसे टाइम पे क्या जरूरी है, डिफरेंट मशीनरी जरूरी है ताकि ये फटाफट हो सके। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोल सकती हूं कि यहां पे एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा एडिशनल इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पानी की जरूरत ज्यादा है, तो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी और ज्यादा ट्यूबवेल्स आने पड़ेंगे। क्योंकि आपने हाई यील्ड सीड्स यूज किए हैं, HYV सीड्स यूज किए हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको डिफरेंट फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए लगेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब वो चीजें हैं जिनको खरीदने के लिए पैसा लगेगा। तो मॉडर्न फार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने लिए रखते हो, बाकी का आप बेच देते हो। जब आप बाकी का बेचते हो तो उससे आपको पैसा मिलता है, वही पैसे से आगे और फार्मिंग आप कर सकते हो और कल्टीवेशन आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं लिमिटेड ही उगा रही हूं, अगर मेरा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, सीमित है, तो मैं वो काफी हद तक अपने लिए यूज करूंगी और बहुत ही कम बचा होगा जो मैं बेच सकती हूं। बट वहीं अगर मेरा प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पे है तो मेरा कंजम्पशन तो एक लिमिट तक ही होगा। अगर मुझे 10 किलो चावल लगते हैं मेरे परिवार के लिए, तो वो 10 किलो चावल मैं निकाल के और बाकी का मैं बेच सकती हूँ। समझ में आ रहा है आपको? अगर सोचिए मैं 20 kg प्रोड्यूस कर रही हूं, तो उसमें से 10 kg मैं अपने लिए रख रही हूं, मेरी फैमिली के लिए।
मेरे कंजम्पशन के लिए, एंड बाकी का जो 10 kg है वो मैं मार्केट में सेल कर रही हूं। अगर ये 20 को मैं 50 कर दूं तो भी 50 में से 10 की ही मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी। अचानक से मैं बहुत ज्यादा खाना तो शुरू नहीं कर दूंगी, राइट? तो 10 का मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, बाकी का मैं कितना बेच सकती हूं? अब 40 बेच सकती हूं। तो यहां पे सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आप उसका जो सरप्लस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा है, वो आप बेच पाओ। मार्केट में आप बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, और जब आपके हाथ में पैसा होगा तभी आप खर्चा करोगे। जो मैंने आपको वो रूल बताया था कि आपके पास पैसा होगा तो आप खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, गवर्नमेंट को टैक्स दोगे तो गवर्नमेंट आपको बेटरमेंट करने के लिए कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पूरा सर्कल जो है वो इसी तरह से चलता है। ओके, सो यहां पर हमने देख लिया मॉडर्न फार्मिंग क्या है एंड मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब क्या? एक ही लैंड है, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स आप उगा रहे हो। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर मॉडर्न फार्मिंग इसलिए की जाती है ताकि प्रोडक्शन जो है, यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाए। जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कुछ आप अपने पास रखकर बाकी का जो सरप्लस होता है, बचा हुआ जो होता है, उसको सरप्लस बोलते हैं। तो बाकी का जो बचा हुआ होता है वो आप जाके मार्केट में सेल करते हो, उससे आपको पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकम के बारे में जानना जरूरी है। ओके, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फार्मिंग भी देख ली, अब हम ये देखेंगे कि इनकी वजह से जमीन पे क्या असर पड़ रहा है। आपने ये तो बता दिया कि विलेज में, हमारे पालमपुर में पहले ट्रेडिशनल था, फिर वो मॉडर्न अप्रोच की तरफ बढ़ गए हैं। उसके ऊपर से वो एक भी टाइम जमीन को जो है खाली नहीं रहने देते हैं, वो एक के बाद दूसरा क्रॉप, तीसरा क्रॉप उगाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो इस तरह से जमीन का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो जमीन की सस्टेनेबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो जो आपको ये इमेज दिखाई है, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जमीन की हालत कितनी खराब हो रही है ना? अगर आप उसको सांस ही नहीं लेने दोगे, अगर आप उसको 2-3 महीना खाली नहीं छोड़ोगे तो आप उसका पूरा का पूरा फर्टिलिटी जो है एक टाइम के बाद खो दोगे। और वो फर्टिलिटी वापस लाने के लिए आप अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को यूज करते रहोगे, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद प्रोडक्शन पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्रॉपिंग जो है वो हो सकता है कि उतनी ज्यादा हेल्दी ना रहे। जितना आप केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, एक टाइम के बाद ये असर होने लगेगा, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं। इसलिए हम तो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जहां पे वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को वापस फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जमीन को भी सांस लेने की जरूरत है, उसको भी थोड़ा आराम करने की जरूरत है। बट यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पालमपुर में क्या हो रहा है, यहां पे उनके पास बिल्कुल ही पेशेंस खत्म हो गया है, उन्हें बस प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब जब वो इतना लगातार प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहां पे वो जमीन को एक वक्त के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या क्या चीजें होती जा रही है, हम ये बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग, जमीन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को ओवर यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको धीरे धीरे करके खो रहे हैं। और इससे वजह से क्या हो रहा है, एक और चीज, जो ट्यूबवेल्स आप डालते हो उसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज के बारे में मैं बात करती हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि लैंड का ओवर यूज हो रहा है। यस, क्योंकि जमीन को भी आपको 1-2 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए आइडियली छोड़ देना चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो वो जमीन थोड़ी शांत होती है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ी रिलैक्स होती है, बोलती है हाँ ठीक है चलो आ जाओ कल्टीवेशन करते हैं। बट आप उसको सांस ही नहीं लेने दे रहे, आपके अंदर पेशेंस ही खत्म हो गया। आप बोल रहे नहीं 24 घंटा काम करती रहे, 24 घंटा अगर आप फैन भी चला के रखोगे तो एक टाइम के बाद वो भी खराब हो जाता है। तो ये तो लैंड है, तो यहां पर भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, बात है ये ट्यूबवेल इरिगेशन की। ट्यूबवेल मतलब क्या है, वो कुएं में से पानी निकालते ना, वैसे ही कुछ मान के चलो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी उन्होंने ये जो डाल के रखा हुआ और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये जो वेल डाल के रखा हुआ है या जो ट्यूब डाल के रखा हुआ है बहुत ही अंदर तक डाला होगा, है ना। जब बारिश होती है तो जमीन में पानी आ जाता है, बोरिंग का पानी उसी को कहते हैं, राइट।
अगर आपको और पानी चाहिए तो आपको और अंदर तक ट्यूब डालना होगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप अंदर तक अगर जाके पानी निकालने की कोशिश करोगे, अंदर तक अगर ट्यूब्स डालोगे, तो एक टाइम के बाद पानी आना ही बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पालमपुर में भी आ रही है। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग में उनको बहुत ज्यादा चीजें की इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जा रहा है, अलग अलग सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीनरीज को यूज किया जा रहा है, इरिगेशन को इंक्रीज किया जा रहा है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लैंड को जो है बिल्कुल ही खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि लैंड की सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, आपके लिए यूसेज हो, आप उसको यूज कर रहे हो ठीक है, बट वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहनी चाहिए। दैट इज नोन एज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे लैंड की सस्टेनेबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप उसको उतना ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आप उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर चुके हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पे वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने ये तो देख लिया कि फार्मिंग एक्टिविटी होती है, आपने ये भी देख लिया कि फार्मिंग एक्टिविटी कौन से दो मेथड से की जा रही है। अब आप ये देखोगे कि ये जो फार्मिंग एक्टिविटी की जा रही है, ये जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसमें कितने फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मुझे प्रोडक्शन करना है, कहीं पे भी मुझे उत्पादन करना है, तो ये 4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पहली चीज क्या है? लैंड। जाहिर सी बात है, लैंड जरूरी है। अगर आपके पास जमीन ही नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, फार्मिंग की बात करूं, तो भी जमीन रिक्वायर्ड है। अगर मैं बोलूं कि आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन करोगे तो भी जमीन रिक्वायर्ड है, हवा में तो बना नहीं सकते। सही बात है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि लैंड इज द मेजर फैक्टर। ठीक है, लैंड के बाद क्या जरूरी है? अब आपके पास जमीन है, ठीक है, आपने वहां पे फैक्ट्री भी बिल्डअप कर दी, अब लोग तो चाहिए ना वहां काम करने के लिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेबर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल कैपिटल। मतलब क्या है? मशीनरीज, टूल्स। ठीक है, अब आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको चीजों की जरूरत है। जैसे अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तभी आपकी फार्मिंग जो है वो फटाफट हो पाएगी, इफेक्टिव हो पाएगी। तो वो ट्रैक्टर को मैं क्या कहूंगी? फिजिकल कैपिटल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है हमारा? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है? लोगों की नॉलेज। अब सोचो मैं हूं, ठीक है, मंजुला चौधरी गांव गई है, जमीन है उसके पास, और वो सोच रही है कि चलो इस पे खेती करते हैं। मेरे पास लोग हैं जो मेरे लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, मैं उनको जो बोलूंगी वो कर देंगे। मेरे पास ट्रैक्टर है, पैसा भी है थोड़ा बहुत लगाने के लिए। मेरे पास लेकिन नॉलेज नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है कि मेरे लैंड का फर्टिलिटी क्या है, उस हिसाब से मुझे कौन सा कल्टीवेशन करना चाहिए, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, उस हिसाब से कौन सा कल्टीवेशन बेस्ट होगा। अगर मेरे पास ये नॉलेज है ही नहीं तो ये सारी चीजें होने का भी क्या फायदा? समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास, अब जैसे अगर मैं टीचिंग को ही ले लूं, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं 10th में, 12th में, एमकॉम में अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं, लेकिन मेरे को अपना नॉलेज कन्वे करना नहीं आता है, मैं दूसरों को पढ़ा नहीं पाती हूं, तो मैं टीचर बन सकती हूँ क्या? नहीं। नॉलेज इसके क्या करूंगी? क्या अचार डालूंगी उसका? वैसे ही सेम इधर भी है, यहां पर भी सेम चीज है। सिर्फ लैंड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबर चाहिए। सिर्फ लेबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ पैसा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कहीं के भी प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज को आपको आपके बुक में बताया गया है। जब वो बात करते हैं लैंड के बारे में तो वो कहते हैं कि भाई लैंड एंड उसके साथ साथ अदर रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज की आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे पानी हो गया, जैसे फर्टाइल लैंड हो गया, ये सारी चीजें जो है देखनी पड़ती है। वो कहते हैं कि जब लेबर के बारे में बात होती है तो वो कहते हैं कि स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों लेबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है, कहीं पे स्किल लेबर्स की जरूरत होती है, कहीं पे अनस्किल लेबर्स की जरूरत होती है। अब जब मैं फार्मिंग एक्टिविटी को ही ले लूं, क्योंकि चैप्टर ही उसी के ऊपर बेस्ड है, तो अगर मैं फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में बात कर रही हूं तो वही बंदे को पता होना चाहिए कि वो सीड भी अगर डाल रहा है तो कितने कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, एक जगह पे कितना डालना चाहिए, अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो कितना डालना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्किल लेबर की जरूरत है तो मैं उस हिसाब से रिक्वायरमेंट रखूंगी। अगर मेरे को हार्वेस्टिंग के टाइम पे लोगों की जरूरत है जिनको बस काटना है और रखना है, तो उस टाइम पे अनस्किल लेबर्स भी मुझे चलेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट था वो था हमारा फिजिकल कैपिटल। अब इसी फिजिकल कैपिटल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक है उनका फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरा है उनका वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कोई भी एसेट, ठीक है। यहां पे मैं बोल सकती हूं इसका मतलब होता है कोई भी एसेट। एसेट मतलब क्या? कोई आपकी चीज विच इज फिजिकली अवेलेबल, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है मशीन। मशीन को आप देख सकते हो, आपके बाजू में रखी होगी, तो वो क्या है आपका? वो है आपका फिक्स्ड कैपिटल। जैसे बिल्डिंग, जैसे लैंड, जैसे टूल्स, ये सब क्या है? ये सब है फिक्स्ड कैपिटल, जिनको आप देख सकते हो, अपने जरूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, बेचने से इसको पैसा भी आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो चीज होती है जो चेंज होती रहती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन होता जाएगा, आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। कहीं पे प्रोडक्शन अगर कम है तो रॉ मटेरियल कम रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा। सेम गोज विथ मनी। मनी इन हैंड मतलब क्या है? पैसा। पैसे की भी रिक्वायरमेंट कम ज्यादा होती रहती है, फ्लो होता रहता है। आज 10,000 है, कल 9,000 होंगे मेरे पास, हो सकता है परसों 5,000 हो सकता है नरसों 15 आ जाए। तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल विच इज नॉट फिक्स्ड, जो बार बार चेंज होते रहते हैं। पर मशीनरी ये सब चीजें क्या है? ये फिक्स्ड होती है। एक बार आपके पास आ गई तो अब आपके पास रखी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? देन लास्ट हमारा था ह्यूमन कैपिटल, जहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट था नॉलेज रहना, बराबर है। अगर नॉलेज होगा देन ओनली यू कैन पुट टुगेदर एवरीथिंग एंड प्रोड्यूस, है ना। अगर मेरे पास नॉलेज है तभी मेरा वो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल का, तीनों का मैं प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकती हूं। और अगर नॉलेज नहीं है तो भी ये सारी चीजें होने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो पहले उन्होंने एक्टिविटी बता दी आपको, और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि ये एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर। आपको याद होगा चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था 450 फैमिलीज है, जिसमें से 80 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मेजॉरिटी लैंड है। सही बात है। यहां पर आपके बुक में उन्होंने यही बताया है कि आपने ये तो देख लिया कि फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, ये भी देख लिया कि लैंड को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते हैं, ये भी देख लिया कि कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब वो हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं, उनके पास लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बच्चों? ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है, या आप बोल सकते हो अनफेयर है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे अभी आपको टेबल दिख रहा होगा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको दिया है कल्टीवेटेड एरिया एंड यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो इन्होंने क्या बताया है, ये जो येलो कलर है, 20% लोग हैं जो येलो कलर की कैटेगरी में आ रहे हैं, और इनके पास जो लैंड है वो देखिए कितना प्रोपोर्शन है। और यहां पे जो बाकी के 80% लोग हैं, इनके पास जो अवेलेबल लैंड है फॉर कल्टीवेशन देखिए कितना कम है। समझ में आ रहा है? जैसे इस फोटो में भी उन्होंने बताया है कि किसी किसी के पास इतना इतना ब्लॉक ऑफ लैंड है, दिख रहा है आपको। पर वहीं दूसरी तरफ कोई एक बंदा इतनी सी जमीन पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अहो 9 10 11 12 13 14 15 16 बाप रे 17 18 19 20 ओके। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में 20 फैमिलीज जो हैं वो कल्टीवेशन कर रही हैं, वही यहां पे सिर्फ एक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? यहां पे हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो काफी अनइवन है।
ठीक है, क्या हो रहा है कि हम एक परिवार से दूसरी परिवार में जो है अपने लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ते जा रहा है, बट लैंड जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है फिक्स्ड है। तो परिवार अगर बढ़ते जा रहा है, अब मैं हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चों को अलग अलग मैंने बोल दिया कि भाई वो साथ में कल्टीवेशन नहीं करना चाहते, तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई, मेरा तो लैंड यही है, पहले मैं अकेली थी, मेरा परिवार था, हम इसमें कल्टीवेशन करते थे, कमाते थे, खाते थे। अब मेरे बच्चे हो गए, वो कहते हैं हमको अलग अलग करना है, तो एक बंदे को ये मिल गया, एक बंदे को ये लैंड मिल गया, डिवाइड हो गया परिवार वाइज। फिर उसके बाद उनके बच्चे हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं साथ में नहीं करना, तो फिर ये डिवीजन अलग हो गया, ये डिवीजन अलग हो गया। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, यहां पे डिवीजन ऑफ लैंड जो है वो काफी अनइवन है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कास्ट है, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, और उस हिसाब से आपका लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है? अब जब इस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब साफ है कि यहां पे अमीर और गरीब वाला सीन होगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अच्छा खासा यूटिलाइज कर रहा है अपने जमीन को, कल्टीवेशन कर रहा है, क्रॉप्स उगा रहा है, उनको सेल कर रहा है मार्केट में और अर्न कर रहा है पैसा। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी फैमिलीज अगर एक ही लैंड पर हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, कल्टीवेशन जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है, बराबर है, क्योंकि कल्टीवेशन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इनके पास खुद के खाने के बांधे हो, तो ये क्या करेंगे, ये दूसरों के फार्म में जाके काम करेंगे, है ना। अब अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास जमीन है ही नहीं, या फिर मेरे पास बहुत छोटा सा टुकड़ा है जमीन का जिसमें मैं कल्टीवेशन तो कर रही हूं, लेकिन उतना उत्पादन हो ही नहीं पा रहा है कि मेरी खुद की फैमिली सरवाइव कर पाए, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगी, मैं उन लोगों के पास जाऊंगी जिनके पास प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो 80% लोग हैं, ये किसके पास जा रहे हैं, 20% के पास जा रहे हैं टू डू फार्म लेबरर। अपने फार्म में काम करने के अलावा ये दूसरों के फार्म में भी जाके काम कर रहे हैं, या इनके पास लैंड है ही नहीं इसलिए वो दूसरों के लैंड पे जाके काम कर रहे हैं, ताकि क्या मिल पाए, इनकम मिल पाए, पैसा मिल पाए। समझ में आ रहा है? तो ये एक और फीचर है पालमपुर का, जहां पे आप देख सकते हैं कि लैंड का डिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा अनइवन है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है, अब जैसे मैंने देख लिया कि लैंड जो है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब किसी किसी के पास हो सकता है बहुत छोटी सी जमीन हो, और किसी किसी के पास हो सकता है जमीन ही ना हो। ठीक है, अब जिसके पास मेजॉरिटी लैंड है, अगर मैं हूं और मेरे पास जो है 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अवेलेबल है, पर मुझे वहां पे खुद कल्टीवेशन नहीं करना, तो मैं किन्हें ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगी लेबर को। समझ में आ रहा है? मैं ढूंढूंगी उन लोगों को जो मेरे लिए काम करें। क्लियर है? मैं ऐसे टाइम पे क्यों ढूंढ रही हूं, क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी बड़ा सा एक लैंड है, पर मेरे पास लोग नहीं है उसमें काम करने के लिए, तो मुझे लेबर की जरूरत है। अब वो लेबर मैं कहां से लाऊंगी, या मेरे लिए वो लेबर कौन होंगे, वो लेबर वो लोग होंगे जो कि स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास छोटी सी लैंड है अपने पास, जिनके पास बहुत ही छोटा सा प्रपोर्शन है, या फिर हो सकता है कि उनके पास लैंड अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे लोग मेरे लिए क्या बन जाएंगे, वो मेरे लिए बन जाएंगे लेबर। तो मेरे लिए बन जाना मतलब किन के लिए लेबर बन जाना, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के लिए। तो स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए क्या बन जाते हैं, लेबर बन जाते हैं। वो उनकी जमीन पे आके काम करना शुरू करते हैं, जिसके बदले इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है वेजेस, पैसा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कौन किसके लिए लेबर बन जाएगा भाई, लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स के लिए स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो लेबर बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास या तो लैंड ही अवेलेबल नहीं होता है, या फिर अगर अवेलेबल है तो काफी छोटा प्रोपोर्शन है, जिसमें उन लोग कल्टीवेशन अगर कर भी रहे हैं तो भी उतना नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी फैमिली को भी वो लोग सर्वाइव करवा पाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो बता रहे हैं अबाउट द फार्म लेबरर्स। अब फार्मर्स कौन होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, जो अपनी जमीन पे ही काम करते हैं। अब फार्म लेबरर्स का क्या सीन है, इनके लिए क्या क्या बोला जा रहा है कि ये कौन है, ये वो लोग हैं शायद जिनके पास लैंड है ही नहीं, या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जिनके पास छोटा सा लैंड है, छोटा प्रोपोर्शन है। ठीक है,
अब इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं इनका कोई हक नहीं होता है दूसरे के फार्म में जाके जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उस क्रॉप्स पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि ये एक ए बंदा है, ठीक है, एंड दिस इज बी। ये जो है ये वो बंदा है जिसके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये लैंडलेस है। तो ये क्या करता है, ए क्या करता है, बी के पास जाता है। बी के पास एक बहुत बड़ी जमीन है, ठीक है। तो ए क्या करता है, ए यहां पर आता है और यहां पे वो कल्टीवेशन करता है। जब ए यहां पे कल्टीवेशन करता है और यहां पे वो जो क्रॉप्स उगाता है, मेहनत किसकी है, ए की है। तो ए का इस पे हक है क्या, नहीं। यहां पे क्लियर है कि भाई आप दूसरों की जमीन पे आके काम कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि उनके क्रॉप्स पे आपका हक हो। तो हक है क्या, हक नहीं है, ठीक है। तो इनकी मेहनत के बदले इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है वेजेस। ये जो इनको पैसा मिलता है या वेजेस मिलता है, ये कौन से टाइप में मिल सकता है, या तो उनको पैसा मिल सकता है या फिर उन्होंने जो क्रॉप्स उगाया है उनमें से थोड़ा सा जो क्रॉप्स है वो हम उनको दे सकते हैं। अगर सोचिए चावल उगाया है तो मैंने एक गोनी उनको दे दिया, ऐसा। या फिर उनको मील दिया जाता है कि आप पूरे दिन में आके मेरे पास काम कर रहे हो और मैं आपको 2 वक्त का खाना दे रहा हूं। समझ में आ रहा है। तो ये डिसीजन जो है ये डिपेंड करेगा इन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इनका आने का काम करने का तरीका है वो कैसा है, ऑन डेली बेसिस, ठीक है। ऑन डेली बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब जरूरत, आप रोज आ रहे हो, रोज काम कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि जिस दिन अगर आप नहीं आए तो उस दिन मैं हो सकता है आपकी जगह पे किसी और को रख लूं। समझ में आ रहा है। या फिर पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, मतलब क्या है कि मुझे जब चावल उगाने हैं तब मैं किसी को बुला रही हूं, तो वो 3 महीना आप मेरे पास हो, उसके बाद मेरे को नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप हर रोज मेरे पास आते हो या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए मैं आपको बुलाती हूं। उस हिसाब से जो है फार्म लेबरर्स का डिवीजन किया जाता है। कुछ होते हैं जो ऑन डेली बेसिस होते हैं, रोज आते हैं, रोज काम करते हैं, रोज का उनको या तो खाना या फिर क्रॉप्स या फिर पैसा दिया जाता है। एंड दूसरे होते हैं जो किसी एक्टिविटी के लिए आते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं और उसके बाद पूरे साल वो क्या करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बताया उन्होंने ये बताया है कि जो मिनिमम वेजेस है, कम से कम पैसा जो मिलना चाहिए उनको, गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो होना चाहिए 300, ठीक है। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कम से कम 300 रुपए तो आपको उनको देने चाहिए। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट आकर नहीं देख रही कि तुमको कितना मिल रहा, ठीक है। गवर्नमेंट का क्लियर है कि भाई 300 तो तुम दो मिनिमम, लेकिन वो डिपेंड करता है टोटली बी के ऊपर कि वो कितने में देना चाहता है, ठीक है। अगर सोचिए मैं बी हूं और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ए को ले लूं या तो मैं सी को ले लूं, तो मैं पूछूंगी कि भाई कौन कितने में काम करने के लिए तैयार है। अगर ए बोलेगा कि भाई मुझे तो 300 रुपए चाहिए, गवर्नमेंट ने बोला है, और बी बोलता है कि नहीं मेरे को 300 रुपए नहीं, मेरे को 250 भी चलेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा बोलूंगी कि सी चलो तुम आ जाओ। सिंपल सी बात है। तुम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चलना चाहते हो, ठीक है, बट मुझे तुमसे सस्ते में कोई मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ दूं। तो यहां पे इसलिए ये कहा जा रहा है कि भले ही गवर्नमेंट ने दिया हो कि मिनिमम वेजेस 300 रखो, बट स्टिल लोग उससे कम में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो मेरी जगह पे वो हाँ बोल देगा, तो उससे पहले मुझे हाँ बोलना है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अंडरस्टूड? ठीक है। सो यहां पे ये आपको बताया गया है अबाउट द फार्म लेबरर्स के उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट्स तो उनके पास कोई है ही नहीं, इसके अलावा ना पैसे से रिलेटेड कोई राइट है, ना क्रॉप से रिलेटेड कोई राइट है। ये कैसे लोग हैं जिनके पास या तो लैंड होती ही नहीं है या फिर एक बहुत ही स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये या तो ऑन द डेली बेसिस आके काम करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में आके काम करते हैं। ठीक है। इनको जो मिलता है वो क्या होता है, वेजेस होता है। ये कैसा हो सकता है, ये कैश में हो सकता है, ये काइंड में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने उनको क्रॉप्स दे दिए या फिर मैं उनको खाना दे रही हूं।
क्लियर है? ठीक है, आई होप आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं, नोट्स बनाना फटाफट शुरू कीजिए गाइस, ज्यादा वेट मत करना, नहीं तो आगे चल के दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट चीज है इसके बाद जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अभी हमने देखा था कि फिजिकल कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल में हमने डिवीजन भी देख लिया था कि एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है, एंड वर्किंग कैपिटल में हमने देखा था कि कैश के बारे में बात की जा रही थी, पैसे के बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, अब हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि भाई आप फार्मिंग एक्टिविटी जब करते हो और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो कैसे अरेंज होता है, क्या किया जाता है, वहां के फार्मर्स करते क्या है। हमने फार्मिंग में देख लिया था कि दो टाइप के होते हैं, एक फार्मर्स कहलाते हैं जो खुद की जमीन पे काम करते हैं और एक फार्म लेबरर्स होते हैं। ठीक है, हम उसी डिवीजन में जाएंगे तो हमने ये देखा था ब्रॉड क्लासिफिकेशन के स्मॉल फार्मर्स होते हैं एंड लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स होते हैं, राइट। तो हम अभी वही देखने वाले हैं कि ये स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स जो हैं कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे कैपिटल लाते हैं फॉर फार्मिंग। ओके, चलो अब सबसे पहले अगर मैं स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर्स के बारे में बात करूं तो ये लोग क्या क्या करते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले इनके पास जमीन थोड़ी सी ही है जहां पे कल्टीवेशन कम होता है, कम होने की वजह से ये मार्केट में ज्यादा सामान नहीं बेच पाते। क्योंकि ये मार्केट में ज्यादा सामान बेच ही नहीं पाते क्योंकि इनके पास है ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए इनके पास पैसा होता नहीं है। समझ में आ रहे हो? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोरो करते हैं मनी। ठीक है, ये पैसा बोरो करते हैं। ये पैसा किससे बोरो करते हैं, तो ये पैसा बोरो करते हैं फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। पैसा बोरो करने की नौबत क्यों आ गई है, क्योंकि सोचिए कि इनके पास ये जमीन है, ठीक है, यहां पे ये कल्टीवेशन करते हैं। इन्होंने जो चीज उगाई है वो है 5 kgs ऑफ व्हीट, ठीक है, जिसमें से इनको खुद के लिए 3 kg रखना पड़ता है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, फैमिली में लोग भी है वो भी तो खाएंगे। और फिर बेचने के लिए कितना बचता है, सिर्फ 2 kg बचता है। तो जब आप 2 kg मार्केट में जाकर बेच रहे हो तो उसमें से जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आपको मनी मिल रहा है वो काफी कम है। अगर आपके पास पैसा कम आया है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोडक्शन कैसे करोगे, नेक्स्ट सीजन के लिए प्रोडक्शन कैसे करोगे। तो उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है, पैसा जरूरी है, जिसके लिए आप क्या करते हो, आप बोरो करते हो। ठीक है, अब बोरो किससे करेंगे, जिसके पास होगा। तो वो किससे बोरो करते हैं, या तो लार्ज फार्मर्स के पास जाते हैं, या जमींदार दैट इज मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, या फिर ट्रेडर्स के पास जाते हैं और उनसे पैसा जो है बोरो करते हैं ताकि वो कल्टीवेशन कर पाए। अब जब वो ये पैसा बोरो करते हैं तो सामने वाला क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, और वो इंटरेस्ट कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। समझ में आ रहा है? अब किसी से उधारी पे पैसा लिया है, बोरो किया है, और आपको उसको इंटरेस्ट भी पे करना है जो कि काफी हाई है। अगर आपने अपना कल्टीवेशन इंक्रीज नहीं किया तो पैसा कैसे पे करोगे। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि पैसा कैसे पे किया जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वेरी लेस जनरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप बेसिकली एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हो कि भाई बंदे के पास जो लैंड है वो फिक्स्ड है, प्रपोर्शन भी है वो छोटा सा है, कल्टीवेशन कम होता है, जिस वजह से इनकम कम आती है। इनकम कम होने की वजह से नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के टाइम पे उनको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो वो कैसे अरेंज करते हैं, तो वो अरेंज करते हैं बोरो करके, किसी से उधार लेकर। जब आप उधार लेते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट पे करने का स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं दूसरे लोगों के पास काम करने ताकि कहीं से कुछ तो इंतजाम हो पाए पैसे का। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए वो फार्मर्स जिनके पास या तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है या फिर लैंड है ही नहीं। अब हम बात करते हैं उन फार्मर्स की जिनके पास लैंड है। वो फार्मर्स पैसा कहां से लाते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अब जो हमारे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है, इनका क्या बताया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है कि ये क्या करते हैं, दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि भाई इनके पास जो प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोचिए ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये 50 kgs हो रहा है। ठीक है, 50 में से इनके फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है सोचिए वो है 10 kg। तो 10 kg वो जो है अपने पास रख रहे हैं,
और बाकी का जो बचा हुआ 40 kg है वो क्या करके हैं, मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं इसको। अब जब मार्केट में आप इतना प्रपोर्शन सेल करोगे तो आपको उतना पैसा मिलेगा, इनकम, और यही पैसे को वो क्या करते हैं, सेविंग्स करके अपने पास रखते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक जगह से ये हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं वो लोग यहां पर कर रहे हैं कि भाई इनके पास जो लैंड का प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से क्या होता है, इनका कल्टीवेशन जो है वो भी बहुत इंक्रीज है, बहुत हाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो लोग कि यही ज्यादा पैसे को वो लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था वही सेम चीज यहां पर लिखी हुई है कि ज्यादा क्रॉप्स उगाए हैं उन्हीं को जाके वो मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं, जिनसे उनको क्या मिलता है, एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि यही पैसे को, जो पैसा इनको मिला है उनको वो क्या करते हैं, बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, जिसपे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि यही सेविंग्स का पैसा जो इन्होंने बैंक में रखा हुआ है उसमें से ही थोड़ा सा पैसा ये क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को भी देते हैं, और जब वो स्मॉल फार्मर्स को पैसा देते हैं एज लोन तो उनको क्या मिलता है इसके बदले, उनको मिलता है इसके बदले इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट भी वो क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और इसी से वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं उनका फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन। समझ में आ रहा है? तो ये जो लार्ज एंड स्मॉल फार्म लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स है, ये पैसा दो जगह से कमा रहे हैं, यही बताया ना। पहली जगह कौन सी है, पहली जगह है वो मार्केट, जहां पे ये लोग अपना अच्छा खासा बड़ा सा कल्टीवेशन किया हुआ क्रॉप्स बेचते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने चावल उगाए हैं तो मैंने सोचिए 50 kg उगाया है, जिसमें से 10 अपने पास लग लिया, 40 जो है मार्केट में जाके बेचा, वहां से मुझे अच्छा खासा पैसा मिल गया। वही पैसे को मैं क्या करती हूं, बैंक में डिपॉजिट कर देती हूं, तो बैंक वाले मुझे उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, वही पैसों में से थोड़ा सा पैसा निकाल के मैं स्मॉल फार्मर्स को भी दे देती हूं एज लोन, और वो वहां से भी मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और इन्हीं सारे पैसों से मैं क्या करती हूं, अपना फिजिकल और वर्किंग कैपिटल हर साल इंक्रीज करती जाती हूं, ताकि और ज्यादा कल्टीवेशन होता जाए। समझ में आ रहा है? मॉडर्न फार्मिंग में तो हुई मैं, वहां पे जो चीजों की मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? यहां पे जो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। बराबर है? अगर सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता तो स्मॉल फार्मर्स की ये हालत नहीं हो रही होती। उनकी ये हालत क्यों है, क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत अनइवन है, क्योंकि इनके पास मेजर प्रोपोर्शन ऑफ लैंड है, इस वजह से इनका कल्टीवेशन ज्यादा है और ये मार्केट में सेल कर पा रहे हैं, इनकम कमा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके पास जो लैंड है वो काफी कम है, जिस वजह से इनको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, बोरो करने पड़ रहा है, लोन। समझ में आ रहा है? इनकी कमाने का साधन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, कि वो मार्केट से भी कमा रहे हैं, वो बैंक से भी कमा रहे हैं, और वो लेबर को जो लोन देते हैं उससे भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, जिस वजह से उनको तकलीफ नहीं होती है फिजिकल एंड वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करने में। वहीं यहां पर उनके पास साधन ही नहीं है इनकम कमाने का, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बस डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। डेट ट्रैप मतलब क्या होता है, डेट मतलब क्या है, उधारी। तो वो उस साइकिल में फंसते जा रहे हैं। अभी उन्होंने एक साल पैसा लिया, अगले साल फिर से, लैंड तो लिमिट ही नहीं है ना, तो यहां पे तो लैंड तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो फिर से पैसा लेना पड़ेगा, फिर से पे करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेजर फैक्टर ये होने का क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्लियर है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आया है वो काफी सिंपल है कि भाई फार्मिंग एक्टिविटी तो समझ में आ गया, नॉन फार्मिंग में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर कोई बंदा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहा है जो फार्मर नहीं है, तो वो क्या क्या कर सकता है, यहां पर बताया गया है कि 25% लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, जहां पे या तो वो डेयरी का काम करते हैं, या फिर उनके पास एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें वो काम करते हैं, या फिर उनका शॉपकीपर है जिसमें वो काम करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो काम करते हैं। ठीक है, यहां पे ज्यादा डिटेल में आपको बुक में भी नहीं बताया गया है, तो मैं भी उतना आपका टाइम नहीं लूंगी। डेयरी में काम करना मतलब क्या है कि रोज सुबह जो हमारा दूध वाला हमको दूध दे के जाता है, ठीक है, तो गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो लोग फार्मिंग नहीं करते होंगे बट जिनके पास एनिमल्स होंगे,
तो वहां पे वो गाय का भैंस का दूध बेचकर क्या कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा कौन से बंदे हैं, दूसरे बंदे जो हैं वो ये हैं, जो लोग क्या हैं हमारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, जैसे आप समझ लो गांव की अगर हम बात करें तो गन्ना उगा रहे हैं और उसके बाद उससे क्या बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं गुड़, है ना, ये गांव में एक्टिविटी हो सकती है। तो ये क्या बोलूंगी मैं, इसे बोलूंगी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर। समझ में आ रहा है, जैसे मोची हो गया, जूता बनाने वाला हो गया, वो भी क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर। तो यहां पर जैसे देखिए यहां पर बताया जा रहा है पापड़ उगा रहे हैं, या फिर आप शुगर केन को कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आप ये मटका बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है शॉपकीपर्स, जिनके पास क्या है, किराने की शॉप है या वेजिटेबल शॉप है या फ्रूट्स की शॉप है, और वो अकॉर्डिंगली अपना गुजारा कर रहे हैं, फार्मिंग नहीं कर रहे। ठीक है, एंड लास्ट आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या है, सामान यहां से वहां पहुंचाना या लोगों को यहां से वहां पहुंचाना, रिक्शा, है ना। तो गांव में भी आपने देखा हुआ होगा कि एक ट्रैक्टर होता है, उसमें सब लोग लग जाते हैं और फिर वो उधर एक से उधर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे वो उनको पहुंचाता है, या फिर रिक्शा गाड़ी होती है, या फिर बुल्लक कार्ट भी होती है, जहां पे आजकल ऐसे करते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कल्टीवेशन कर लिया, अब मुझे वो कल्टीवेशन को जाके मार्केट में बेचना है, तो मुझे साधन चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो मैं वो ड्राइवर, मेरे पास है गाड़ी, सामान डालो, बैठो, चलो, तो ये मेरा काम क्या हो गया, ये मेरा काम हो गया ट्रांसपोर्ट वाला काम। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका चैप्टर एंड, जहां पे आपने देख लिया है कि फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है। बेसिकली ये चैप्टर में जो चीज आपने देखी है वो ये है कि पालमपुर के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वो कैसे कमाई करते हैं। रहते वाला सीन भी नहीं, क्योंकि रहने में तो ये भी आता है ना, वो पार्टी करते हैं, वो फंक्शंस करते हैं, वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं ना। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने फोकस जो रखा है वो इसी पे रखा है, पे पैसा कहां से आता है, इनकम जनरेशन कैसे की जा रही है, प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में जब भी आप पढ़ेंगे तो बेसिक चीज जो आप पढ़ते हो वो है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टिल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है गाइस। आई होप ये चैप्टर आपको समझा होगा, काफी इजी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और पढ़ना क्या है। क्लियर है गाइस। याद रखना विलेज के बारे में कोई पूछेगा नहीं, मेजर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है वो फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर ही आता है। यही दो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर्स में वो मल्टीपल क्रॉपिंग पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है चैप्टर में, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहां पे आप मैं आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बताती रहूंगी। ठीक है, और आप भी मुझे बता सकते हैं लाइक करके। ठीक है, चलो अगेन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Download the app now.